हेलो नमस्कार, जय गंगे मैया दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सवाल प्रयागराज में चल रहे कुंभ को लेकर के, जो हमेशा प्राचीन काल से या फिर कहे इतिहासों से फेमस रहा है आदि समय से कि कुंभ के मेले में अमूमन व्यक्ति बिछड़ जाते हैं अपने परिजनों से। तो गवर्नमेंट ने इस समस्या का निदान करते हुए आपकी बहुत ही बेहतरीन जो हो सकते प्रयास किए हैं। इसके लिए आपको जगह जगह पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, कैसे आप इस तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े, इन सबको बचने के लिए इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे और हम जानकारी देंगे प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेला में जितनी सुविधाएं हो सकती हैं पूरे मैप के बारे में, ताकि जितना ज्यादा हो सके उसके बारे में अधिक जानकारी आपको मिल सके और किसी भी प्रकार मेला घूमने में या स्नान करने में या फिर वहां पर विचरण करने में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। तो इन्हीं चीजों को लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे, जैसे पूरा मेला कहाँ पे लगता है, एग्जैक्टली वो जगह क्या होती है और वो कौन कौन सी जगह या फिर कौन कौन से एरिया इस मेला के अंतर्गत आते हैं, साथ ही उन एरिया को कितने सेक्टरों में डिवाइड किया गया है, साथ ही कौन सा पुल किस पुल को कहां से किसको कनेक्ट करता है, उस पुल के नाम क्या होंगे, कितने द्वार बनाए गए हैं, मेला में कौन सी जगह कहां पर है, बाबाओं को या फिर कहा जाए जो संस्थाएं हैं या जो पंडाल लगने हैं वो कहाँ पे लगे हैं, एग्जैक्टली मेला घूमने लायक कहाँ पे है, कौन सा मंदिर कहाँ पे है, कौन सी नई रोडें बनाई गई हैं, कहाँ से कौन सा रास्ता जाता है। इन सभी सवालों पे हम डीपली चर्चा करेंगे, क्योंकि तकरीबन 40 करोड़ लोगों को आने की संभावना है। और इस बीच में अगर आप आते हैं बाहर से या प्रयागराज को आप नहीं समझते हैं, यहाँ की पावन भूमि पर पहली बार आ रहे हैं, तो आपको घूमने में काफी समस्याएं होती हैं। कई बार लोग कहते नहीं, पहले ही समय में समस्या थी कि कुंभ के मेले में आकर के अमूमन लोग बिछड़ जाते थे, तो ये पहले समस्या होती थी। इन सब को निवारण के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा डीपली हो सके इस वीडियो में हम चर्चा करें। साथ ही एक एक चीज की कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थापित है, कौन सी रोड कहाँ से निकलती है, इन सब के बारे में पूरी मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में ध्यान से बने रहे और पूरा वीडियो को देखें स्टेप टू, ताकि मेला घूमने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जब वीडियो से थोड़ा भी सहमत हो, थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले उन चीजों के बारे में कि कितनी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। एक नजर हम डाल लेते हैं कि वो कौन से स्थान है जहां पर मेला लगता है। तो सबसे पहले आप येलो कलर में आप देख रहे हो झूसी का एरिया है। ये पूरा का पूरा एरिया जो होता है आपका झूसी आता है, इस एरिया में मेला लगता है। अगर आप देखें तो प्रयागराज में तेलियरगंज का जो एरिया होता है वो पूरा का पूरा इसके कवर करेंगे। साथ ही परेड ग्राउंड जो महत्वपूर्ण होता है, यहीं पर मेला लगता है। परेड ग्राउंड ये जो हल्का येलो कलर या फिर ऑरेंज कलर में दिख रहा है, हल्के कलर में, यही मेन वो जगह है जहां पर पूरा का पूरा मेला लगता है, या फिर जहां कह सकते हैं वो संस्थाएं जो कि राज्य सरकार की या फिर स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल होती है, वो सभी संस्थाएं यहीं पर आती हैं। बाकी का ये जो लाल कलर में आपको संगम एरिया दिख रहा है, ये महत्वपूर्ण उन व्यक्तियों के लिए है जहां पर कहा जाए स्नान से संबंधित है, या फिर जहां पर घाट होते हैं, या फिर कहें इन बाबाओं का इलाका होता है जहां से व्यक्ति स्नान करता है। एक साथ ही नया एक डेवलप किया गया है अरेल घाट, अभी तक ये नहीं आता था, नॉर्मली उस तरह का घाट था पर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता था, ये जो संगम रेड वाला ही था यही होता था। पर जो अभी हल्का सा पिंक कलर में अरेल घाट बनाया गया है, ये एक तरीके से नया डेवलप किया गया है ताकि इस भीड़ को कम किया जा सके और लोगों को उधर से भी गंगा स्नान कराया जा सके। तो ये टोटल देखा जाए तो 1 2 3 और 4 और एक 5 एरिया थे जहां पर ये मेला लगता है, और इसी क्षेत्र में मेला आपको लगता हुआ मिलेगा। मैं आगे और चलूंगा, पूरी डीपली जानकारी कि कितने सेक्टरों में से डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ हम देख लेते हैं, अगर मैं कहूं कि मेले के बारे में एक नजर डालें कि कितने इलाकों में लगता है, अलग अलग इलाके भी हैं। वैसे तो मेला क्योंकि एक नई तहसील बनता है तो इसमें 4 तहसीलें हैं, सदर, करसना, फूलपुर, सोराव, ये 4 तहसीलें हैं। महाकुंभ में तकरीबन कुल उपनगर अगर देखा जाए तो 7 बनेंगे। और कुंभ मेला में जो राजस्व की बात की गई है कि कितने गांव हैं, तकरीबन 67 गांव हैं। और अगर हम थाने की बात करें 67 गांव में तो तकरीबन 56 थाने बने। जी हाँ, इन्हीं 4 या 6 इलाकों 5 इलाकों में आप कहेंगे 56 थाने भी मिलेंगे आपको पूरे मेले में। और पुलिस चौकियों की बात करें तो टोटल 133 चौकियां भी बनाई गई हैं। कुल सेक्टरों को अगर हम आगे चलेंगे देखेंगे कितने डिवाइड किए गए, तो वो 25 सेक्टर रहेंगे। साथ ही जो इसमें पुल बनाए जाएंगे वो 30 होंगे, और कुल टेंटों की संख्या लगभग 1,60,000 के आसपास होती है। और ये पूरा एरिया जो होता है वो 4000 हेक्टेयर का होता है, एरिया होता है। तो इस पूरे मेले में हम चर्चा करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और इसको और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक नया मैप मेरे देख रहे होंगे, जिसमें आपको सभी जो अभी तक 5 एरिया थे उनको कितने डिवाइडेशन कर दिया गया, टोटल 25 सेक्टरों में बांटा गया है। मैंने बताया था कि अगर आप प्रयाग आने का या कुंभ मेला आने का
आपका प्लान है तो मैं कहूँगा बहुत ही डीपली इस मैप को जरूर देख ले। अगर आपको सेक्टर पता है तो आप कभी भी कुंभ मेले में खो नहीं सकते हैं, ना ही किसी व्यक्ति को कहीं पर अगर जानकारी चाहिए तो आप तुरंत बता सकते हैं। आपको कहीं जाना है या किसी को कहीं बुलाना है या आपको आपका नजदीकी स्टेशन क्या पड़ेगा, बस स्टैंड कौन सा पड़ेगा, ये सब चीजें अगर आपको सेक्टर पता है तो बहुत ही आसानी से आप मेले में विचरण कर सकते हैं या फिर आप मेला घूम सकते हैं और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए इसको टोटल 25 सेक्टरों में बांटा गया है। हम एक एक सेक्टरों को लेकर के बताएंगे। तो जो 5 इलाके थे जो पहले बने थे, जैसे कि पहले 5 इलाकों में बांटा गया, मैं बता दूं जो परेड ग्राउंड है वो प्रयागराज किले के नजदीक का एरिया है, जो किले के आसपास का एरिया है आप अगर कहें तो उसके पश्चिम साइड का वो पूरा का पूरा परेड ग्राउंड है। उसके साथ ही संगम क्षेत्र जो लेटे हनुमान मंदिर के नीचे का एरिया, जहां मैंने बताया था जितने भी हमारे ऋषि मुनि है या बाबा है जिनका कहा जाए जिनका इलाका है तो वो वही एरिया है जहां से स्नान किया जाता है। ये घाट वाला इलाका या मेन संगम कहा जाए, इधर ही से आपको स्नान करने का संगम क्षेत्र मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात करें झूसी का इलाका, तो गंगा क्रॉस करके उधर जो झूसी का इलाका होता है उधर का वो गंगा नदी के पड़ता है, वहां पर आपको गंगा में स्नान करने का मौका मिलता है, घाट बनाया गया है। साथ ही नैनी का जो नया अरेल घाट डेवलप किया घाट के रूप में, वो नैनी को पड़ता है, जमुना को क्रॉस करके आप अरेल घाट की तरफ यहाँ नया डेवलप किया गया है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिटी के अंदर तिलियरगंज का इलाका बोला जाता है इसे, जिसमें बघारा, सलोरी, कैलाशपुरी, गोविंदपुरी और सुकुटी का इलाका आता है। इन सभी को मिला करके जो बनाया गया है टोटल आप देख रहे होंगे, इन्हीं को सेक्टरों में डिवाइड किया गया है। अब कौन कहां पे कितने सेक्टर पड़ेंगे मैं उनके बारे में बता देता हूं एक एक चीज में। तो सबसे पहली चीज है कि सेक्टर नंबर 1 और 2, एक एक सेक्टर को ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरी बता दूं। 1 और 2 जो है परेड ग्राउंड में पड़ेंगे। इसी जगह पर आप देखेंगे तो मैं बता दूं 1 में ही आपके सारे झूले लगते हैं। पूरा मेला अगर कहा जाए तो सही तरीके से आपको 1 और 2 में ही देखने को मिलेगा। हाँ, जितने भी सरकारी संस्थाएं होती हैं जो कि जो प्रदर्शनी लगती हैं या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट कहते हैं प्रदर्शनी या फिर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, वो इन्हीं इलाके 1 और 2 में ही देखने को मिलेगा। अगर आप झूले का शौकीन है तो पूरे इलाके में मैं बताऊं संगम क्षेत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट झूले या फिर जहां पर कहा जाए मेन मेला होता है, जहां झूले लगेंगे, वो 1 नंबर पे ही होता है। तो मेला अगर देखना चाहते हैं एग्जैक्टली खास मेले में स्नान करने के बाद में घूमने का मन हो तो 1 और 2 को जरूर विचरण करिएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे ये पश्चिम साइड पड़ता है, मैं आपको कुल बता देता हूं, किले के पश्चिम साइड 1 और 2 पड़ता है। उसके बाद 3 नंबर आता है हनुमान मंदिर के पास का संगम का क्षेत्र, जो आपको पहले ही मैंने बताया कि यहाँ पे सारे बाबा रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही मेन संगम है, यहीं पे आप स्नान करते हैं, यही मेन घाट है। अगर आप हकीकत में संगम घूमना चाहते हैं तो सेक्टर नंबर 3 जरूर जाइए। हाँ, हालांकि भीड़ का सामना आपको बहुत करना पड़ सकता है, हो सकता है काफी असुविधा हो वहां पहुंचने में और भीड़ बहुत रहती है, मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं। पर अगर ओरिजिनल संगम आप घूमना चाहते हैं या नहाना चाहते हैं यहाँ पर दर्शन आकर प्रयागराज में, तो सेक्टर नंबर 3 जरूर जाइएगा, यही हकीकत का संगम है। उसके बाद 4 इसी के क्षेत्र का बगल का पड़ता है, जहां पर भी आपको देखेंगे तो शास्त्री ब्रिज के नीचे का दारागंज का जो इलाका है इसे बोलेंगे टोटल कुल मिला के सेक्टर नंबर 4। उसके बाद में आप देखेंगे 11 से लेकर के 20 गंगा पार जो झूसी का कछार का इलाका है, वहां पर आपके 11 से 20 नंबर तक के सेक्टर रखे गए हैं। 11 सबसे पहले पड़ता है, अगर आप देखेंगे उत्तर साइड की ओर, उत्तर और पश्चिम की तरफ अगर आप देखेंगे तो 11 नंबर पड़ रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे 12 नंबर है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 और 21, 22। ये अगर देखा जाए तो 20 तक, अगर 11 से 20 तक देखा जाए तो सही तरीके से झूसी के जो किनारे हैं वही इलाका क्या है, कछार का जो इलाका था वहां पर 11 से लेकर 20 सेक्टरों को डिवाइडेशन किया गया है। तो ये वो इलाका। साथ ही साथ बता दो 18 और 19 में सभी जितने बहुत बड़े अखाड़े हैं या जितने बाबा हैं, जो सभी 7 अखाड़े हैं वो बसाए गए हैं। 19 और 18 जो है 7 अखाड़े, ये 7 जो अखाड़े हैं भारत के महत्वपूर्ण अखाड़े मतलब जो बाबा हमारे शंकराचार्य आदि होते, उनको जो जगह दी गई है वो 18 और 19 सेक्टरों में दी गई है। तो अगर आप किसी बाबा के अनुयायी हैं या किसी बाबा को आप पूज्य मानते हैं या उसके दर्शन लाए, तो मैं आपको कहता हूँ परेशान होने से सबसे बेहतर है कि सीधे तौर पर 18 और 19 चले जाइए। इसी स्थान पर आपको आपके बाबा के दर्शन हो जाएंगे गंगा स्नान करने के बाद में। तो आपको परेशान इधर उधर भेजने से या इधर उधर परेशान होने से बेहतर है कि आप याद रखें किसी बाबा को अगर आप जाना चाहते हैं उनके दर्शन के लिए तो सीधे तौर पर 18 और 19 में जाएंगे, क्योंकि सभी बाबाओं को यहीं पर बसाया गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो है, और अगले देखें तो 11 और 20 के बाद में अगर हम टोटल आते हैं, उसके बाद में हमारे पास बचता है 5 नंबर। 4 के बाद पहले मैंने आपको 4 तक इधर बता दिया था, हम वापस आ जाते हैं कछार अंदर की तरफ सिटी की तरफ। 5 नंबर गंगा नदी के पार जो झूसी के इलाके में है, शंकराचार्य का शिविर है यहाँ पर टोटल कहा जाए तो जो 5 नंबर का इलाका है वो नदी के पार झूसी के इलाके में ही आप देखेंगे। ये 5 नंबर जो पड़ता है ये टोटल बिल्कुल जस्ट गंगा के किनारे झूसी पार के इलाके की बात हो रही। यहाँ पर शंकराचार्य जो हमारे 4 शंकराचार्य है उनको बसाया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 6 से लेकर 10 तक
अगर हम देखें नागवासुकी मंदिर से शिवकुटी तक के कछार को बोलते हैं। तो जस्ट आप हनुमान मंदिर देखेंगे, नागवासुकी मंदिर आप थोड़ा सा उसके उधर और जाएंगे उत्तर की तरफ तो नागवासुकी मंदिर पड़ता है, वहां से शिवकुटी तक, कुल मिला के शिवकुटी जो तेलियरगंज में पड़ता है वहां तक कछार एरिया में अगर देखें तो 6 नंबर पर जो आपको पड़ रहा है वहां से स्टार्ट होता है। इसको अगर आप देखेंगे तो नागवासुकी मंदिर के जस्ट नजदीक है, वहां पे नेत्र शिविर लगाया गया है। अगर आंख से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आपको फ्री नेत्र शिविर यहां पर मिल जाएगा, यहां पर जा सकते हैं। साथ ही साथ 8 नंबर में आपको देखेंगे श्री श्री रविशंकर जी का जो शिविर है वो यहां पर है। 8 नंबर जस्ट इसके बाद देख रहे होंगे, मैं एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं 9 जो सलोरी में लगे हुए गंगेश्वर महादेव के पास गंगा कछार में, ये आपका सलोरी में पड़ता है। यहाँ पे गंगेश्वर महादेव के पास गंगा कछार यहाँ पे दिया गया है। और 10 नंबर शिवकुटी के पास कोटेश्वर महादेव मंदिर के नजदीक आखिरी सेक्टर बसाया गया है, जहाँ पर इन इलाकों में भी अधिकतर आपको क्या है, जो भी हमारे ऋषि मुनि या बाबा होते हैं उनको ही सेक्टर दिए गए हैं, जो अलग अलग धर्म से या फिर अलग अलग संस्थाओं से रिलेटेड होते हैं उनको बसाया गया है या उनको जगह दी गई है। बहुत सी चीजें और भी हैं घूमने लायक, आपको जैसा भी रहे इन चीजों में जा सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज के बारे में डीपली बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूं इन चीजों को लेकर के। आते हैं 22 नंबर सेक्टर पे, आप मैप को देखते रहिएगा 22 नंबर सेक्टर को जो आप देख रहे होंगे। और जो 22 नंबर का सेक्टर बिल्कुल उधर पड़ता है, पूर्व साइड में चले जाए, लास्ट में झूसी की तरफ चले जाए, गंगा की तरफ। 22 और 21 आप देख रहे हैं उधर की तरफ पड़ता है। तो 22 नंबर जो पड़ता है झूसी के सतनाग में गंगा नदी किनारे बस किनारे किनारे नागेश्वर मंदिर तक आखिरी सेक्टर बनाया गया है, यहाँ पे भी आपको घूमने मिल सकता है। उसके बाद 23, 24 और 25 पुराने जो नैनी पुल है वहां से अरेल घाट का कछार का इलाका है, जो सोमेश्वर मंदिर से आगे तक का चलता है। मैं आपको बताता हूँ, सोमेश्वर मंदिर तक के आगे का इलाका चलता है यहाँ पर 23, 24 और 25 जो इधर का इलाका पड़ता है। साथ ही साथ अब हम आते हैं, वापस से लौट कर आते हैं कि जो अंदर की तरफ हमारे थे वहां पे क्या क्या है, ठीक है। और अगर हम देखें कि कौन कौन से इलाके पड़ते हैं या फिर कहाँ कहाँ पे, तो इनके बारे में देखेंगे। तो ये पूरे टोटल सेक्टर हो गए थे जो आपको पूरी तरीके से एक तरीके से कनेक्ट करते थे, या पूरे सेक्टरों के बारे में लगभग बता दिया है इन सभी जगह पे। हम और आगे जानकारी लेंगे दूसरे मैप के थ्रू जिसमें बहुत ही डीपली जानकारी, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ कि कहाँ पे कौन कौन सा मंदिर है, कहाँ पे कौन कौन से पुल है और टोटल कितने पुल कहाँ पे ऐड करते हैं, इनके बारे में बताने। अब इस आगे मैप में आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं टोटल कितने पुलों को बनाया गया है। पुल वो होते हैं जो गंगा और यमुना को क्रॉस करने के लिए बनाए गए। तो पहली आप जो गंगा देख रहे होंगे, मैं आप देखूं यहाँ से, तो ये गंगा आती है जो इलाहाबाद के इधर से बहती है, पूरब उत्तर और पश्चिम से चलती है, उत्तर और पूर्व की तरफ जाकर के पूर्व में मिलती है। यहीं आपकी यमुना आती है, यहाँ से लेकर के आप देख रहे हैं यहीं पे यहाँ पे संगम होता है टोटल। तो हम इसी चीज को रहे हैं। अब इनको क्रॉस करने के लिए आप देख रहे होंगे ये सारे पुल बनाए गए। तो ये जो पुल बनाए गए हैं टोटल 30 पुल है। इनके नामों के बारे में जानकारी लेते हैं और साथ ही हम बात करेंगे वो कहाँ पे हैं या फिर कहाँ पे ये पुल किनको क्रॉस करते हैं और ये कौन कौन से पुल हैं जिनको ये क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं के बारे में बताता हूँ। इसकी जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मेन संगम है जहां से शुरुआत हो रही है, ये अक्षय व्रत है। ये कुल मिलाकर के मेन संगम सेक्टर नंबर 3 और 21 को जोड़ता है, आपस में जोड़ रहा होगा। उसके बाद महावीर 3 और 4 देख रहे होंगे, ये क्या करता है आपको 3 और 4 को महावीर को जोड़ता है, 3 से 19 को जोड़ता है। ये पुल नंबर 3 और 4 है कुल मिलाकर के। उसके बाद जगदीशपुर रैंप आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हम आपको कहें। उसके बाद अगर कहें त्रिवेणी 6 और 7 है जो सेक्टर नंबर 20 और 4 को जोड़ता है। उसके बाद में एक काली मार्ग है जो कि कहा जाए मेन, ये आपका पुल पड़ता है। और एक इस पुल की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये पुल आपका देखेंगे ऊपर से है जो कि आपको सीधे तौर पर बनारस और इलाहाबाद को या फिर प्रयागराज को इनकर कवर करता है। उसके बाद ये ट्रेन में रेलवे है। तो आप इन चीजों को ध्यान में देखते रहिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो ये पुल बनाए गए हैं, मैं अभी बात कर रहा था छोटे पुलों के बारे में। ये पांडुपुप है, पहले 9 और 10 और 11 ये देख लोगे 4 नंबर सेक्टर को 20 नंबर सेक्टर से ऐड करता है। तो ये पुल जो पड़ेगा उसका नाम रहेगा काली पुल, जहां पर पुल पर आप 9 और 11 को या फिर 10 को कवर करता है। तो आप अगर कोई किसी तरीके से होता है कि आप पुल नंबर कहाँ पे है 9 है, तो समझ जाइए 4 और 20 को कवर करने वाला होगा। उसी तरह से मोरी जो 12 नंबर पड़ता है, मोरी मार्ग पड़ता है। ये मार्ग है, मार्गों के नाम भी इसी के नाम पर होते हैं जो इनको ऐड करते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है जो 4 नंबर को ही ऐड करता है 19 नंबर सेक्टर से, जिसको बोलते हैं गंगोली। 13 नंबर ये फिर पुल पड़ता है या फिर मार्ग है। इसमें आपका देखेंगे 13 नंबर। उसके बाद 14 और 15 OGT करके है, ओल्ड GT मार्ग है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आप एक तरीके से देख सकते हैं कि होता है इन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद हरिचंद 16 नंबर पड़ता है जो कि सेक्टर नंबर 18 और यहां पर आप देखेंगे 6 को करता है नागवासी के बगल में जस्ट। उसके बाद में आप देखेंगे नागवासी में ही आप देखें बगल से जो रास्ता है 17 नंबर का पड़ता है, नागवासी पुल पड़ता है। ये आपको अगर कहा जाए 17 और 18 को ऐड करता है 6 नंबर सेक्टर से। भरद्वाज मार्ग हम आपको बात करें, उसके बाद में आता है भरद्वाज मार्ग 18 और 19 को कवर करता है अगर देखा जाए तो ये पुल नंबर है। और इसको जो हम 19 बना है 18 और 19 दोनों है। यहाँ पे जब भी देखते हो एक पुल में 2 बने
पढ़ने हैं तो इसका मतलब आप समझ नहीं रहे होंगे, मैं बहुत कंफ्यूजन में आ रहे होंगे। तो मैं बता दूं, इसमें 18 मतलब आने का और जाने का दोनों ही पुल इसमें होते हैं, इसीलिए इसमें क्या होते हैं 18 और 19 लिखा है। उसी तरीके से अनंत माधव 19 नंबर पर पड़ता है यहाँ पर आप करके, जो अनंत मार्ग को बनाया गया है। उसके बाद वेड़ी माधव 21 नंबर, गंगेश्वर 22 नंबर का आपका ये पड़ता है टोटल, यहाँ पर जाएंगे। प्रयागवाल 23 नंबर यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम आते हैं बिल्कुल इधर फाफामऊ की तरफ, जहाँ पर पड़ता है या फिर कहें फिर तेलियरगंज या सिवटी एरिया में बनाया गया है प्रगवाल। बजरंग दल यहाँ पर आपको आकर के देखेंगे, बजरंग दास 24 जो यहाँ पर पड़ता है, और 25वां पड़ता है कैलाशपुरी तिलियरगंज में आपका लास्ट इधर पड़ता है। उसके बाद में हम 26 और 27वें के बारे में अगर हम बात करें तो ये पड़ते हैं यहाँ पर, इस तरफ आ जाइए बिल्कुल, आपका छतनाग और अरेल घाट को ऐड करने के लिए जो बनाए गए हैं। यहाँ पर चक्र माधव 26 पड़ता है, चक्र माधव मंदिर को इधर 21 नंबर सेक्टर से ऐड करता है। 22 नंबर सेक्टर को 27वां पुल ऐड करता है। 24 नंबर से सेक्टर 24 और 22 को जो ऐड करता है वो 27वें नंबर पर है। बल्लभाचार 28 नंबर का पुल है जो 22 और 24 को ही करता है। टेंट सिटी को ऐड करने वाला, और लास्ट में आश्रम पुल, ये 30 और 29 नंबर के आपके पुल होते हैं जो पूरी तरीके से बने हैं। इन्हीं के साथ साथ आप मैप में देख रहे होंगे जो मंदिर कहाँ पे पड़ता है। 22 नंबर में 2 मंदिर आपके पड़ेंगे, शंख माधव और उसके बाद नागेश्वर माधव। 25 नंबर में कोई नहीं, यहाँ पे टेंट सिटी है, यहीं पर आप करके जितने भी एडवेंचर से रिलेटेड है वो सारे हिस्से यहीं पे 25 नंबर में रखे गए हैं। सोमेश्वर और चक्र माधव, और साथ में आदि वैष्णव माधव कहा जाए तो 24 में दोनों पड़ेंगे चक्र माधव, और 25 में या 23 में पड़ेगा आदि वैष्णव माधव मंदिर आपका पड़ेगा। इसके बाद में आ गया मनकामेश्वर मंदिर आपका आ जाता है 1 नंबर में पड़ता है, बिल्कुल संगम के किनारे है, इधर चली जाएगा 1 नंबर की तरफ पड़ता है। मेन मंदिर है, छावनी किला है, इसके बारे में तो छोड़ दीजिए। हमारा लेप्रेसी चौराहा पड़ता है, यहाँ से आकर के रास्ता बहराना इंपॉर्टेंट चौराहा है, इसी जगह पे अगर मेन संगम में आना चाहते हैं तो बहराना की तरफ से ही आए, यही आपका मेन संगम पड़ता है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इन सभी चीजों को अगर आप छोड़ दीजिए तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन सभी को हटाने के बाद में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले लेटे हनुमान मंदिर को लोग अधिकतर ढूंढते रहते हैं, वो पड़ता है सेक्टर नंबर 3 में। जी हाँ, अगर लेटे हुए हनुमान मंदिर या बड़े हनुमान मंदिर आप आना चाहते हैं तो सेक्टर नंबर 3 में पड़ता है, ऊंचाई के पास। हनुमान मंदिर के पास बोलेंगे तो लोग नॉर्मली जान जाते हैं। यहीं पर आपका दूसरा मंदिर एक घूमने लायक है जिसके बारे में बता दूं, ये रहता है शंकर विमान मंडपम। ये कहा जाए साउथ की शैली पे बना हुआ काफी अच्छा मंदिर है। अगर आते हैं बड़े हनुमान घूमते हैं तो इसके साथ में कहूँगा शंकर विमान मंडपम मंदिर जरूर घूमें, ये काफी अच्छा मंदिर है, इस मंदिर को भी जरूर घूमें, आप देख रहे होंगे। उसके बाद में आप देख रहे होंगे, आप प्लान बनाते हैं अगला घूमने का तो कामेश्वर मंदिर चले जाइए। बाकी के इधर के जितने भी मंदिर आप इनको भी कर सकते हैं। ताड़केश्वर नंबर बिल्कुल यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, दारागंज जो स्टेशन पड़ता था, अभी ये स्टेशन आपको बीच में एक स्टेशन दिखा रहा हूँ, पर स्टेशन अब पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है दोस्तों, तो स्टेशन पर बिल्कुल नहीं। संगम टर्मिनल 1 हमारा जो संगम का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा आपका संगम स्टेशन जो कि सबसे महत्वपूर्ण, पर बहुत ही कम ट्रेनें यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर अगर रहेंगे लखनऊ साइड की या फिर कहा जाए बनारस से कुछ आने वाली ट्रेनें यहाँ पर आती हैं, जौनपुर से होकर के सुल्तानपुर रूट की, बाकी और कहीं की ट्रेनें यहाँ पर नहीं आती हैं। मगर ये बहुत ही सबसे नजदीक का स्टेशन संगम टर्मिनल या फिर संगम स्टेशन यही है जहाँ से पास पड़ता है। दूसरा सबसे नजदीकी स्टेशन अगर मैं कहूँ तो आपका प्रयाग पड़ता है, बिल्कुल संगम से ये कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं जो झूसी स्टेशन पड़ता है ये भी पास हो सकता है, नहीं, ये संगम से दूर था। संगम मेन यहाँ पड़ता है, या इस एरिया को ही संगम माना जाता है क्योंकि गंगा यहीं से स्टार्ट होती है। हालांकि गंगा ये भी कह सकते हैं इस एरिया में, पर जो मेन गंगा है होती संगम, वो इस एरिया को कहा जाता है। इसलिए नॉर्मली प्रयाग लोग आते हैं, यहाँ से उतरते हैं और यहीं से संगम के लिए जाते हैं। तो मैं कहूँगा इन चीज़ों में आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप उतरते हैं या फिर कहीं पर आते हैं इन चीज़ों को, तो सबसे पहले अगर आप ट्रेन कहीं के लिए सर्च करते हैं तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप संगम के लिए सर्च करिए, संगम स्टेशन के लिए। अगर आपका स्टॉपेज नहीं होता है तो दूसरे नंबर पर प्रयाग जंक्शन को आप सर्च करिए, इस स्टेशन पर, यहाँ से आप आसानी से संगम पहुँच सकते हैं। बाकी के दूसरे जो आपके रामबाग स्टेशन एक आप देख रहे होंगे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे झूसी स्टेशन, इनको आप सेकेंडरी रूप में रखिए। बाकी के और भी स्टेशन जिनके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उनको दे दूंगा, उनको जरूर वॉच कर लीजिएगा, उसे और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैप में आते हैं और हम जो बात कर रहे थे उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सारे मैंने पुल के बारे में बता दिया कौन कहाँ से जोड़ता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से मार्ग जो महत्वपूर्ण हैं। मार्गों को इसलिए बनाया गया है जो सेक्टरों को डिवाइड करते हैं और उन मार्गों के थ्रू भी आप आसानी से इधर से उधर जा सकते हैं और परेशान होने वाली बात नहीं रहता है कि अगर इन मार्गों से भी डिवाइडेशन होता है, किसी मार्ग पे खड़े हैं और आप बता देते तो वहाँ पे नंबर जरूर लगे रहेंगे। तो आप एक तरीके देख रहे हैं, पावर हाउस मार्ग है, हेटापत्ती मार्ग, कुटी मार्ग है, गंगेश्वर मार्ग है, और ये पटमाधव मार्ग है, समासामाई मार्ग है, वैष्णो
माधव मार्ग है, अनंत माधव मार्ग, ये सभी, तुलसी मार्ग, हर्षवर्धन मार्ग, मुक्ति मार्ग, और यहाँ पर आप देख सूरदास मार्ग, हरिशंकर मार्ग, आलोप शंकरी मार्ग, ओल्ड चीटीर मार्ग है, गंगोली शिवलाल मार्ग है, शंकरहरण मार्ग है। ये सारे मार्ग जो आपके बनाए गए हैं इन्हीं घूमने के लिए। अब उसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर और चर्चा कर लेते हैं जो आपके पढ़ते हैं। अगर आप संगम घूर लिए हैं, यहाँ से आपको संगम हो चुका है, आपने स्नान कर लिया है, इस इलाके से आपके दर्शन हो चुके हैं, तो इसके बाद सबसे अगला स्टॉप, मेन जो स्टॉपेज आपका मैं बताऊंगा जहाँ जाना चाहिए आपको, वो पड़ता है तुरंत बड़े हनुमान के दर्शन करिए। बिना इनके दर्शन किए संगम अधूरा माना जाएगा। तुरंत उसके बाद में अगर हो सके तो आपको मैं एक और चीज़ कहूँगा, अच्छे व्रत भी जरूर जाइए। जस्ट किले के अंदर पड़ता है, इस जगह को जरूर देखिए। संगम में ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। संगम स्नान करने के बाद पहले आप आएंगे हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर को जरूर घूमिएगा। हनुमान मंदिर जब आपका कवर हो जाता है संगम से आने के बाद में, तो उसके बाद अच्छे व्रत घूमिए। अच्छे व्रत घूमने के बाद में अगला शिव शंकर विमान मंडपम है, यहाँ जरूर चले जाइए। तो इन 3 चीज़ों को जरूर कवर करिएगा। ये तीनों चीज़ें यहीं पर 3 और 4 नंबर में और 2 नंबर में आपकी पड़ती हैं, तो इन चीज़ों को जरूर कवर करेगा। अब अगर आपके पास टाइम बच जाता है यहाँ से घूमने के बाद में, तो आप दूसरे मंदिरों के लिए भी जा सकते हैं। उसके बाद मैं कहूँगा दूसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण मंदिर पड़ता है नागवासुकी मंदिर। इस जगह पे जरूर जाइए, चौथे नंबर पे इसको रखिए और यहाँ पर घूमने जरूर जाइए। बाकी मेला तो पूरा पड़ा हुआ, मेले आप अपने गुरुओं या फिर ऋषियों या फिर दूसरी चीज़ों को घूमने के लिए आए हैं, उनको तो घूम ही सकते हैं, पर मैं कहूँगा इन मंदिरों को जरूर कवर करिए। अगर प्रयाग में आते हैं, गंगा माई के दर्शन करते हैं, मैया के दर्शन करने के बाद में इन मंदिरों को जरूर दर्शन करिए। साथ ही साथ और दूसरी जगह पे देख रहे होंगे, तो ये पूरी की पूरी जानकारी रही जो मैंने बताई है आपको, इसमें बता रहा हूँ। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर जानकारी अच्छी लग रही तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो मैं बता रहा था पहले कि ये झूसी का इलाका पड़ता है, आप सारी देख लो, छतनाग, इन चीज़ों में आता है। अब यहाँ पर कई चीज़ें बनी हैं। अरेल घाट में आप आएंगे तो इस इलाके में जो भी खाली आपको दिख रहा है, जिसका मैपिंग में नहीं किया गया जगह, यहाँ पे आपका पड़ता है अभी ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे बनाए गए। तो अगर आपकी अक्षय व्रत, हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडपम और नागवासुकी हो चुका है, मैं कहूँगा घूमने के बाद में ये सारी चीज़ें आप घूम चुके हैं इस सेक्टर के बाद, तो अगला प्लान यहाँ का जरूर बना लीजिए। इस अरेल घाट में आइए और यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं, इन मंदिरों को जरूर घूमिए। ये भी काफ़ी अच्छा और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। बाकी इनके बाद में आप मेला घूमने का अगर प्लान बना रहे हैं, तो मैं कहूँगा इस एरिया में 1 और 2 में आ जाए। यहाँ पे झूले रहते हैं, कई प्रदर्शनी लगी हैं, अलग अलग चीज़ों के लगे हुए हैं, उनको आप घूम सकते हैं और ये आपको दूरी रहता है। अब हम लास्ट में जाते जाते मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा कर लेता हूँ कि किधर से आने वाले लोग कहाँ कहाँ पे रुकेंगे या फिर उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई हैं, तो मैं उनके बारे में भी बात करता हूँ। तो एक चीज़ है, जो इधर से आते हैं, यहाँ से इस साइड से आते हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। और जो उधर से आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, लेप्रेसी तरफ, MIT चौराहे की तरफ से आ रहे हैं, तो इनके लिए फाफामऊ के पास ही बस स्टैंड मिल जाएगा। यहीं पे इलाका बस स्टैंड बनाया गया है। और साथ ही जिनको झूसियाँ उधर से आ रहा है, सब इलाकों में अपने अपने बस स्टैंड बनाए गए हैं। मैं उनके नाम भी आगे भी पूरी डिटेल में आपको बता देता हूँ। और फिलहाल ये रही यहाँ तक। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अंत में वीडियो को खत्म करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातों पे मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ, ताकि वो बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले बता देता हूँ कि वो कौन कौन से स्टेशन है और कितनी दूरी पर हैं मेन संगम से। तो मैं बता दूं, सबसे पहले प्रयागराज जंक्शन जो PYJ करके पड़ेगा, संगम से दूरी तकरीबन 7 किलोमीटर की होगी। दूसरा प्रयागराज छिवकी स्टेशन है, ये संगम से तकरीबन 12 किलोमीटर होगा। नैनी जंक्शन, उसके बाद ये आपके तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर है। फाफामऊ जंक्शन आपको पड़ेगा संगम से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर। और सूबेदारगंज जंक्शन अगर देखा जाए तो तकरीबन 12 किलोमीटर आपका पड़ेगा। वहीं पर जो और स्टेशन है प्रयागराज रामबाग, इसकी दूरी मात्र आपकी 5 किलोमीटर पे होगी। और प्रयाग जंक्शन जो आपकी 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अवेलेबल होगा। ये देख रहे होंगे, ये संगम से मैं बता रहा हूँ, गंगा से नहीं बता रहा हूँ। मैं एक चीज और पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई लोग, मैंने बताया था कि प्रयाग जंक्शन सबसे नजदीक में पड़ता है प्रयाग संगम के बाद में। हाँ, मैं अभी भी कहता हूँ, पर यहाँ पर क्या है कि ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस बता रहा है मेन संगम से। अगर आप प्रयाग के बगल से ही आएंगे, 1.5 किलोमीटर नीचे प्रयाग नागवासुकी पड़ जाता है, जहाँ से पूरा मेला स्टार्ट हो जाता है, वहां से आप इसमें आराम से आ सकते हैं। बल्कि रामबाग जो होता है वो दूरी पर पड़ता है, वहां से मेला स्टार्ट नहीं होता। खैर आगे बढ़ते हैं। और झूसी स्टेशन जो आपको बता दूं संगम, वो तकरीबन 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है मेन संगम से। वहीं पर आपका सबसे नजदीक में जो सबसे पास का स्टेशन है वो है संगम, प्रयागराज संगम, जो कि आपका पड़ता है मात्र और मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि बस स्टैंड, जो कि बस अड्डे हैं, वो कितनी दूरी पर पड़ जाते हैं और वो कितना डिस्टेंस पर होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सिविल लाइंस बस स्टैंड
संगम से तकरीबन 6 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। कचहरी बस स्टैंड आपका 7 किलोमीटर पे पड़ेगा। वहीं पे झूसी बस स्टैंड आपका तकरीबन 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ेगा। मैंने बताया था कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बस स्टैंड बनाए गए हैं। तो सिविल लाइंस पे बस स्टैंड जो वो 6 किलोमीटर में, और कचहरी जो अभी अल्टरनेटिव बनाया गया वो 7 किलोमीटर पे है। झूसी का जो बस स्टैंड पड़ता है वो संगम से तकरीबन 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वहीं पर सरस्वती द्वार जो बस स्टैंड है वो संगम से तकरीबन 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बनाया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें बेला कछार जो बस स्टैंड है वो तकरीबन 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और इसके बाद नेहरू पार्क जो बस स्टैंड अल्टरनेटिव बनाया गया है वो 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वहीं पर अगर समझ चाहता हूँ, वहीं पर अगर हम बात करें सरस्वती हाईटेक सिटी बस स्टैंड जो अब अल्टरनेटिव के तौर पे बनाया गया है, संगम से तकरीबन 15 किलोमीटर पर दूरी पर है। और एक अल्टरनेटिव और बस स्टैंड बनाया गया है जो कि कुष्ठ रोग अस्थायी बस स्टैंड है। ये भी आपका संगम से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होता है। तो ये टोटल बस स्टैंड और वो रहे या ट्रेनें रही जहां से आप स्टैंड बस रेलवे स्टेशन रहे जो इनसे डिस्टेंस पर रहते। आई होप मेरी दी गई जानकारी से मेला घूमने में आपकी काफी हेल्प होगी। अगर थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे काफी अच्छा लगेगा। और उस व्यक्ति को जरूर शेयर करें जो मेला आने का घूमने का प्लान बना रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।